गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जो है सेट नंबर ये 21 जो कॉमन पेपर का है पीआरटी और साथ में साढ़े क्लास का 6 to 8 9 10th 11 12th का इसके डिस्कशन को लेकर लोग फिर एक बार शुरू करते हैं। सेट हमारे पास 21 है, ठीक है। ये पीआरटी के अनुसार सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इसकी शुरुआत हो रही है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटकाया। ये बात आपको मालूम होगी कि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी ये सिराजुद्दौला था अंग्रेज, और अंग्रेज में भी कौन, क्लाइव के मध्य हुई थी। क्लाइव के मध्य हुई थी। और इसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर। और मीर जाफर इसने अपने ही बादशाह के साथ धोखाधड़ी किया, विश्वासघात किया और अंग्रेजों के साथ हो गया। परिणाम पहले से निश्चित था कि नवाब की हार होगी, अंग्रेजों की जीत होगी। मीर जाफर का पुत्र जो है इसका नाम था मीरन। मीरन ने मोहम्मद बेग की सहायता से, मोहम्मद बेग नामक व्यक्ति था, बेग की सहायता से सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। तो यहां पे तो क्वेश्चन का आंसर निकल गया मीरन। लेकिन क्वेश्चन अगर ये आ जाएगा कि मीरन ने किसका साथ लिया था सिराजुद्दौला की हत्या करवाने में, तो आंसर आ जाएगा मोहम्मद बेग का साथ लिया था, इस व्यक्ति का साथ लिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ। सिराजुद्दौला ने जो कलकत्ता है इसका नाम अली नगर कर दिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, अली नगर कर दिया कलकत्ता का नाम सिराजुद्दौला। दूसरी बात ये, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम जो अंग्रेजों का प्रतीक था, व्यापारिक जगह था, प्रशासनिक जगह था कलकत्ते में, फोर्ट विलियम का घेराव भी किया। और जिसके कारण से, घेराव करने का मतलब वहां से अंग्रेजों को भगा दिया। अंग्रेज कहां भागे, फोर्ट विलियम को छोड़कर अंग्रेज जहां भागे थे वो एक्चुअली में फुल्टा द्वीप था। फुल्टा द्वीप पर अंग्रेज भागे थे, ठीक है। फुल्टा द्वीप, यहां पर अंग्रेज जो है भाग के इन्होंने शरण लिया था। जब लड़ाई हो गई फिर 1757 की, सिराजुद्दौला की हार हो गई, तब फिर अंग्रेज यहां पे लौट आए थे। यहीं पर फोर्ट विलियम का जो घेराव किया गया था, इस घेराव के समय ही एक ब्लैक होल की घटना की चर्चा हालबेल नाम का एक इतिहासकार करता है। हालबेल नामक इतिहासकार के द्वारा किया जाता है, जब सिराजुद्दौला ने कई सारे अंग्रेजों को, लगभग 146-47 अंग्रेजों को छोटे कोठरी में बंद कर दिया और मात्र उसमें 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे, बाद बाकी मर गए थे। ये घटना 1856 की है, ठीक है, 1856 की है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि करेक्ट आंसर फर्स्ट का निकल के हमारे पास ये आ रहा है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलिए। वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 में वांडीवास के युद्ध में काउंट ली लैली को पराजित किया। ये फ्रांस का जनरल था, ठीक है। और जनरल आयरकूट इसका करेक्ट आंसर होगा, जो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। ये जो वांडीवास का युद्ध है, वांडीवास का युद्ध ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। अंग्रेज फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। और ध्यान रखिए कि वांडीवास का युद्ध का समय वही है जब
भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध छिड़ा हुआ था। कर्नाटक युद्ध छिड़ा हुआ था। कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच का है। उसी में 1760 के आसपास ये बॉन्डिवास का युद्ध हुआ था। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही एक हिस्सा था। फ्रांसीसियों की, इसमें अंग्रेज फ्रांसीसी, इसमें फ्रांसीसी हार गए थे। फ्रांसीसियों की हार हुई थी और एक तरह से फ्रांसीसी शक्ति समाप्ति हो गई थी और केवल अंग्रेज जो है वो यहाँ पे बच गए थे। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय पर बॉन्डिवास का युद्ध हुआ, अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच हुआ, फ्रांसीसी की हार हुई। यहाँ इस बात को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्नाटक संघर्ष जिसकी कुल संख्या 3 है, 3 कर्नाटक युद्ध हुए, 3 जो है वो कर्नाटक युद्ध हुए। इसका सीधा सीधा संबंध अंग्रेज फ्रांस के बीच था। अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के वर्चस्व की लड़ाई जो थी वो जो है इस कर्नाटक संघर्ष में देखी गई थी। तो अंग्रेज जनरल यहाँ पर जनरल आयरकूट था, जिसके नेतृत्व में 1760 में बॉन्डिवास से युद्ध लड़ा गया और इसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, 3 की तरफ चलते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है, किसे कहा जाता है? देखिए, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक इसके करेक्ट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक ने जो कि एक गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। स्वराज को लेकर हमेशा ये बहस करते थे, स्वदेशी को लेकर हमेशा बहस करते थे, अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना चाहते थे, अंग्रेजों को भारत से बाहर करना इनमें करने के लिए हमेशा ये प्रयासरत रहते थे। तो उस कंडीशन में अंग्रेज के एक बहुत बड़े दुश्मन थे और सबसे बड़ी बात कि बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी नेता थे। राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को लेकर ये चलते थे, राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, इन्होंने गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, युवाओं को एक साथ लाने का प्रयास किया। राजनीति में धर्म को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, तो ये सारी चीजें बाल गंगाधर तिलक की विशेषता थी। और मुख्य रूप से चूंकि अंग्रेजों के बहुत बड़े दुश्मन थे, इसीलिए वैलेंटाइन सिरोल नाम के राइटर ने, या चिरोल जो भी कहें, सिरोल कहीं चिरोल भी लिखा मिलता है, चिरोल ने, ठीक है, 1910 के आसपास इंडिया अनरेस्ट नाम की एक बुक लिखी थी। बुक में जो है ये बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक का जो ये एक स्लोगन है बड़ा ही फेमस है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज के बहुत बड़े पैरोकार थे, इसीलिए इनको भारतीय अशांति का जनक कहा गया था कि भारत को अशांत कर रहे हैं। एक्चुअली में भारत को अशांत नहीं कर रहे थे, बल्कि इनका उद्देश्य ये था कि हमारा अपना शासन यहाँ पर हो। तो 3 का करेक्ट आंसर हमारे साथ क्या निकल के आया? सी निकल गया। 3 का करेक्ट जो आंसर है वो सी निकल के आया। ठीक है, हाँ। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों वो जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो ये औवा के ठाकुर कुशल सिंह से। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति में बहुत सारे छोटे मोटे लीडर्स थे लोकल लेवल पर, जिन्होंने बहुत काम किया था। बहुतों का नाम तो आता नहीं है, ये क्वेश्चन उसी में से एक है।
जोधपुर की संयुक्त सेना थी और अंग्रेज की, इनको पराजित करने वाले थे आवा के ठाकुर कुशल सिंह। इनके नेतृत्व में भी चला था और इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, अब मैं 1857 से संबंधित कुछ बात आपको बताता हूं, इसको ध्यान से आपको देखना है। पहली बात ये कि 1857 जो है इसका विद्रोह, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह था, ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो बीडी सावरकर हैं। इन्होंने अभिनव भारत नाम की पुस्तक या संस्था बनाई थी। अभिनव भारत नाम की संस्था जो थी ये बीडी सावरकर के द्वारा ही स्थापित की गई थी। एक तो बात ये हो गया। तो इस तरह से ये 1857 प्रथम क्रांति कहलाया, प्रथम विद्रोह कहलाया, प्रथम क्रांति कहलाया। 1857 के बारे में लिखने वाला जो सरकारी इतिहासकार यानी सरकार का जो डॉक्यूमेंटेशन करने वाला था, नाम था एक भारतीय एस.एन. सेन और इनकी पुस्तक का नाम था 1857। पुस्तक का ही नाम था 1857। ठीक है, और इसमें कुछ था ही नहीं, उतना ही लिखा हुआ था। तो ये सरकारी इतिहासकार थे इसके। जहां तक बात रह गई 1857 का प्रतीक, तो प्रतीक इसमें दो चीजों को लिया गया था, सिंबल, एक तो कमल और दूसरा था रोटी। इस पर रिसर्च जारी है कि आखिर इसकी मीनिंग क्या थी, क्यों ऐसा लिया गया था, इस पर बहुत कुछ निकला नहीं है। तो प्रतीक में कमल और रोटी था। 1857 की जो क्रांति थी, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो जमींदार थे, भारत के शिक्षित वर्ग थे, व्यापारी थे और उसके साथ साथ पंजाब तथा मद्रास व मुंबई के सैनिकों ने विद्रोही सैनिकों का साथ नहीं दिया था। ये सारे अंग्रेज के साथ थे और यही कारण था विद्रोह ये सफल नहीं हो सका। ठीक है, साथ नहीं दिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाद में क्या हुआ, इसके बाद पूरी घटना जब हो गई तो एक पील आयोग बनाया गया था। इसमें पील आयोग ने सिफारिश क्या की कि गोरखा वगैरह से सैनिकों को लिया जाए। ये पील आयोग क्वेश्चन पूछेगा किससे संबंधित है, तो ये सैन्य पुनर्संरचना से संबंधित है। पुनर्संरचना से संबंधित है कौन, पील आयोग। और इसी के सिफारिश के आधार पे क्या हुआ था, गोरखा सैनिक को भी अंग्रेज अपने में शामिल करने लगे। पंजाब की संख्या बढ़ाई गई, पंजाबियों की, और अवध और बंगाल के सैनिक की संख्या घटा दी गई। अवध तथा बंगाल से सैनिकों को की भर्ती कम कर दी गई। पहले सबसे अधिक अवध और बंगाल से ही होता था, लेकिन पील आयोग की सिफारिश के बाद इसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा आवा के ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा इस काम को किया गया। 4 का करेक्ट आंसर होगा ए। क्या हुआ है, टेस्ट को फिर लेना होगा मतलब क्यों, क्या टेस्ट को फिर लेना होगा मतलब क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। निशा कुमारी का कहना है कि सर जी फिर से टेस्ट लेना होगा, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहना लोग क्या चाह रहे हैं। एक बार मैं समझू उसके बाद ही कुछ बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 5,
आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? मॉडर्न इंडियन रिनेसांस, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ये लाइन आप याद रखेंगे, क्वेश्चन इसी प्रकार के टफेस्ट वर्ड से पूछा जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय को, ठीक है, भारतीय जो आध्यात्म भारतीय राजनीति है उसका एक नवजागृत पुरुष के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना की। ये आत्मीय सभा एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था। मुख्य रूप से ये ब्रह्मा की पूजा करने को प्रेरित करता था, ब्रह्मा की पूजा करने को प्रेरित करता था। उपनिषद पर बड़ा इसका विश्वास था, उपनिषद को ये पढ़ने के लिए कहता था, ठीक। 1815 के बाद यही संस्था 1828 में ब्रह्मा समाज के रूप में बदल गई, ब्रह्मा समाज के रूप में परिवर्तित हो गई 1828 में, ठीक है, 1828 में। फिर ये ब्रह्मा समाज का विभाजन भी हुआ, ये भी ध्यान रखना है। विभाजन होके कई भागों में बटा। एक तो आ गया आदि ब्रह्मा समाज, आदि ब्रह्मा समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। और दूसरा साधारण ब्रह्मा समाज, साधारण ब्रह्मा समाज आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में, आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में। तो कुल मिला के कंडीशन यह है, आदि ब्रह्मा समाज को भारतीय ब्रह्मा समाज भी कहा जाता है, भारतीय ब्रह्मा समाज भी कहा जाता है। तो ये ब्रह्मा समाज का विभाजन था, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। विभाजन के बाद दो भागों में बटा। यहां एक बात और ध्यान रखना है कि जो आपके ये राजा राम मोहन राय थे, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। अकबर द्वितीय कौन था? ये तो मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, द्वितीय के द्वारा दी गई। इसके शासनकाल में इसका जो क्षेत्र था वो लाल किले तक सिमट के रह गया था और कुछ नहीं था इसके पास। तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि मिरातुल अखबार तथा संवाद कौमुदी जैसे पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था, इनके द्वारा प्रकाशन भी किया गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद और भी पॉइंट यहां पे याद रखना है कि 1817 में डेविड हेयर के साथ इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज कहां? कलकत्ता में तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज की भी इन्होंने स्थापना की थी। उस समय कोई इनके साथ नहीं था, अकेले की थी। वेदांत कॉलेज कहां? कलकत्ता में। तो इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आता है 5 का सी। 5 का करेक्ट आंसर हमारे पास आता है सी। यहाँ ये भी सबसे अंत में कि इनकी समाधि जो है, इनकी समाधि भारत में नहीं है क्योंकि इनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, ठीक। ये जो अकबर द्वितीय है, इसके पेंशन को बढ़वाने के लिए अंग्रेज गए थे इंग्लैंड और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी समाधि ब्रिस्टल में है, ठीक है। करेक्ट आंसर 5 का क्या निकला? सी। करेक्ट आंसर 5 का निकला सी। क्वेश्चन नंबर 6 के चलते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, ठीक है, बिना मुकदमा चलाए अरेस्ट करना, यही इसका मेन सिद्धांत था, जो न्याय के बिल्कुल विरुद्ध था, ठीक है, न्याय के बिल्कुल विरुद्ध था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में
गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। देशव्यापी हड़ताल की बात की थी, देशव्यापी हड़ताल, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल की बात की थी और इसके लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना भी की गई थी। सत्याग्रह सभा की स्थापना भी इसमें हुई थी, ठीक है, स्थापना हुई थी। आंदोलन को अहिंसक होना था, हिंसक नहीं होना था। रॉलेट एक्ट के विरोध में भारत के इतिहास में सबसे बेकार घटनाएं हुई थी वो था जालियांवाला बाग। ये भी आपको याद रखना है, जालियांवाला बाग, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब, ठीक है, अमृतसर पंजाब में यह घटना हुई थी जालियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है, 1919 की घटना है। इस जालियांवाला बाग की जांच करने के लिए, घटना की जांच करने के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा। लिपापोती था ये, कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ इससे। और कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया था। एक समिति का गठन कांग्रेस के द्वारा किया गया था, ठीक है। इतने पॉइंट्स को याद रखेंगे। करेक्ट आंसर यहां पर निकला 6 का। 6 का करेक्ट आंसर जो है निकल के आया ए जो है 6 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, चंपारण सत्याग्रह में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके विरुद्ध थी? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, इसमें कृषकों की प्रमुख शिकायत थी तिनकठिया व्यवस्था के द्वारा, 3/20, है ना, यानी 20 कट्ठा जिसको 1 बीघा भी कहा जाता है, भारतीय जो व्यवस्था है उसके अनुसार, अब तो खैर डेसिमल चलने लगा, तो उसमें से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना आवश्यक था। नील की खेती करना आवश्यक था। यही व्यवस्था जो है विरोध का सबसे बड़ा कारण थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया। गांधी जी को न्योता दिया चंपारण आने का और उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है, स्वीकार कर लिया। अब यहां पे एक बात और ध्यान रखना है, गणेश शंकर विद्यार्थी का एक प्रमुख लेख था, ये गणेश शंकर विद्यार्थी का चंपारण में अंधेरा। इससे इन्होंने लेख लिखकर इस समस्या को व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गणेश शंकर विद्यार्थी ने, ठीक। अच्छा, उसके बाद जब राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। इसमें इन्होंने अहिंसा सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया। किसने? महात्मा गांधी ने तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया। केवल एक का नहीं किया, तीनों का किया। क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना इस बात को। तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया। महादेव देसाई, धरणीधर, ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आदि गांधी जी के साथ रहे, गांधी जी के साथ थे, इस आंदोलन में साथ थे। इस आंदोलन के अंदर क्या हुआ था कि एफजी स्लाई के नेतृत्व में, एफजी स्लाई के नेतृत्व में
एग्रेरियन समिति बनाई गई ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। समिति बनाई गई, गांधी जी भी समिति के सदस्य थे। गांधी जी भी इस समिति के सदस्य थे। समिति के सदस्य थे। गांधी जी का प्रथम आंदोलन भारत में चंपारण सत्याग्रह ही था। चंपारण सत्याग्रह ही था। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध ये सारी बातें चल रही थी। ये सारा कुछ जो था किसके विरुद्ध था? तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी, गांधी जी के सबसे बड़े एक और फॉलोवर थे खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी के सिद्धांत को लेकर आगे चलने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान चूंकि भारत पाकिस्तान की सीमा के व्यक्ति थे, इसीलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से बलूचिस्तान वाला इलाका जो है वहां के थे कहा जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार या इसी को लाल कुर्ती कहा जाता है, लाल कुर्ती संगठन जो है इससे बनाया था, संगठन बनाया था और इसके माध्यम से इन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंदोलन को आगे बढ़ाया, ठीक है, और भारत को एक करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान उन कुछ विदेशियों में शामिल हैं जो कि पाकिस्तानी हो गए, जिनको भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। इसमें एक नाम विदेशी में से इनका आता है खान अब्दुल गफ्फार खान, एक नाम आता है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ये भी महात्मा गांधी के ही थ्योरी पर चलने वाले लोग थे, जो महात्मा गांधी की थ्योरी पर चलने वाले थे, ठीक है, नेल्सन मंडेला। इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया विदेशी व्यक्ति में, ठीक। तो इसे बेसिकली देशी व्यक्ति को ही मिलता है, देश के ही लोगों को मिलता है, नागरिकों को मिलता है। तो 8 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया सी। 8 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। आयतन के दृष्टिकोण से वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? वायुमंडल में जो गैस का परसेंटेज है वो हिसाब किताब लगा के देख लीजिए, बहुत आसान है। 78% तो आपके पास नाइट्रोजन है, 21% आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। 0.01% आपके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद आगे चल के जितने भी हैं ये 21 टाइप ऑफ गैसेस हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। 21 प्रकार की गैस जो है हमारे वायुमंडल में होती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो सबसे करेक्ट आंसर 9 का क्या निकलेगा? बी निकलेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसमें से कुछ बातों को ध्यान रखना है कि अक्रिय गैस जो है, अक्रिय गैस रेडॉन हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक। एक तो पॉइंट ये हो गया, नहीं पाई जाती है। यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा कि रेडॉन जो है ये भूकंप के समय वायुमंडल में पाई जाती है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के भूकंप के समय जो विकिरण निकलता है, जो तरंग आती है, उस तरंग में ये रेडॉन गैस भी होती है। 2 पॉइंट ये हो गया। तीसरी बात ये कि जो हमारे पास वायुमंडल हमारा है उसमें ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं कुछ गैस को, हरित गृह गैस मतलब जो उष्मा का अवशोषण करते हैं, उष्मा का अवशोषण करते हैं। वो सन की लाइट जो पृथ्वी पर पड़ती है उसको अवशोषित कर लें, या पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण है उसको अवशोषित कर लें। इसको हरित गृह गैस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं वाटर वेपर यानी वाष्प को मानते हैं हम हरित गृह गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी आपके पास ग्रीन हाउस गैस के रूप में आते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ ये भी ध्यान रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में उपस्थित होगा, सल्फर रहेगा फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए, एसिडिक रेन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि वायुमंडल का सबसे गर्म सतह का मतलब मैं यहां पे इंग्लिश में लिख रहा हूं लेयर समताप मंडल होता है, समताप मंडल होता है। ठीक है, समताप मंडल होता है। और वायुमंडल का सबसे ठंडा जो लेयर है ये मध्यमंडल, या इंग्लिश में इसको मेसोस्फेयर कहते हैं, मेसोस्फेयर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, इतने पॉइंट्स याद रखेंगे। करेक्ट आंसर 9 का निकल के आया बी, करेक्ट आंसर 9 का निकल के आ गया क्या, बी आ गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? जैविक का मतलब हुआ कि यहाँ पे जीवाश्म पाए जाएंगे, सीधी बात है। तो जीवाश्म वाला चट्टान कौन सा है? कोयला है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, कोयला जो है जीवाश्म चट्टान है। ठीक है, कोयला, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर निकला कोल। ठीक है, कोल के कई प्रकार यहां ध्यान रखना है कोल का, जैसे एंथ्रासाइट, इसमें 80 से लगभग 95% कार्बन पाया जाएगा। एंथ्रासाइट भारत में नहीं मिलता है, ये भारत के जम्मू एंड कश्मीर के रियासी क्षेत्र में ये कुछ मात्रा में प्राप्त होता है। रियासी क्षेत्र में सबसे हाई क्वालिटी यही है। भारत में जो पाया जाता है ये होता है बिटुमिनस प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें जो होता है लगभग 65% तक कार्बन की प्राप्ति होती है। और भारत का अधिकांश कोयला इसी श्रेणी का है, अधिकांश जो कोयला है वो इसी श्रेणी का है। इससे कोकिंग कोल बनाया जाता है, कोकिंग कोल का निर्माण होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है इस्पात फैक्ट्री में, लोहे की फैक्ट्री में, जहां लोहे से स्टील बनाते हैं, इस्पात के फैक्ट्री में इस कोकिंग कोल का उपयोग होता है। भारत का जो कोयला है 98% ये किस में मिलता है? तो गोंडवाना चट्टान कहें या गोंडवाना सेल कहें, गोंडवाना क्षेत्र कहें, उसमें पाया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस। तीसरी जो कोयले तीसरा जो पॉइंट हुआ कोयले का, ये लिग्नाइट हुआ। लिग्नाइट, इसमें जो है कुल मिला के 45 से 55% कोयला आपको मिलेगा। इसको ब्राउन कोल कहते हैं, ब्राउन कोल, भूरा कोयला है ना, भूरा कोयला कहते हैं। और ये भारत के तमिलनाडु जिले में सबसे बड़ा इसका भंडार है। तमिलनाडु में सबसे अधिक ये है, बस इतना याद रखना, सबसे अधिक है। और सबसे जो एक निचले स्तर का कोयला होता है इसको पीट कोयला कहते हैं, पीट। और इसमें 40 से 45% ही कार्बन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो है कोयले के इतने पार्ट्स होते हैं। भारत में ये कोयला मिलता है, अधिकांश बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है। ठीक है, तो ये जीवाश्म ईंधन की बात हो गई। जहां तक बात है मार्बल की, मार्बल को एक्चुअली में क्या नाम देते हैं साइंस के अंदर? इसको हम लाइम स्टोन कह सकते हैं, लाइम स्टोन, फॉर्मूला CaCO3। ठीक है, मार्बल को कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी इसको जाना जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट ही एक्चुअली में मार्बल होता है, कार्बोनेट यही एक्चुअली में मार्बल होता है। तो लाइम स्टोन, इसको हिंदी में चूना पत्थर किसको कहेंगे? तो मार्बल को ही चूना पत्थर कहेंगे। ठीक है, चूना पत्थर कहेंगे। बुझा चूना किसको कहेंगे? बुझा चूना। स्लैग्ड लाइम किसको कहा जाता है? स्लैग्ड लाइम कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaH2, इसको कहा जाता है बुझा चूना। ये दीवार को सफेद करने में इस्तेमाल होती है, दीवार को सफेद करने में इसका उपयोग किया जाता है।
ये हो गया। उसके बाद आपके पास एक चूना आता है, नॉर्मल चूना, इसको हम लाइम कहेंगे, लाइम कहेंगे, और ये होता है CaO, CaO, ठीक है, चूना लाइम यानी CaO, ठीक। तो करेक्ट आंसर आपके पास निकल के क्या आया, 10 का आया बी। 10 का करेक्ट आंसर जो है बी, 10 का बी। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? पाक स्टेट जो है ये बंगाल की खाड़ी और मंदार की खाड़ी के बीच स्थित है। मंदार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को अलग करने वाला जो है, ठीक है, ये क्या है, पाक स्टेट। स्ट्रेट कह सकते थे इसको, स्टेट कहने की जरूरत नहीं था, स्ट्रेट, ठीक है। कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, इसको 10 डिग्री जो है, 10 डिग्री चैनल ये क्या करता है, अलग करता है, अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है। यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि 9 डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करेगा, मिनिकॉय से अलग करेगा, ठीक। और 8 डिग्री जो चैनल होगा ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करेगा, मालदीव से अलग करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। मिनिकॉय के बारे में 2 बातें हमेशा याद रखनी है। मिनिकॉय जो है ये अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, बड़ा द्वीप है, ठीक है। यहां पर महल भाषा बोली जाती है, महल लिपि कहिए, महल भाषा बोली जाती है, ठीक है। यहां पे एक बात और ध्यान रखना है कि सॉल्सेट द्वीप जो है ये भी अरब सागर में ही है, अरब सागर में है, ठीक है। और मुंबई जो है इसी द्वीप पर बसा हुआ है, मुंबई शहर इसी द्वीप पर बसा हुआ है, इसी द्वीप पर बसा हुआ है, ठीक है, बसा हुआ है, ठीक। ये वेलिंगटन द्वीप जो है ये भी अरब सागर में ही है, अरब सागर का द्वीप है। और ये केरल में है, केरल का जो कोच्चि शहर है, कोच्चि शहर, ठीक है, उसका संबंध वेलिंगटन द्वीप से ही होता है। तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इनको 10 डिग्री चैनल अलग किया। बंगाल की खाड़ी, मंदार की खाड़ी को पाक स्ट्रेट अलग करता है। रन ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात ये कहाँ है? तो ये आपके गुजरात में है। ये कौन से इलाके में? गुजरात के इलाके में, अरब सागर साइड में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके पास 11 का निकल के क्या आया? ए आया। करेक्ट जो आंसर है वो निकल के आया 11 का ए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। 12 की तरफ आते हैं। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है। चावल की जो खेती होगी, एक तो ये उष्ण कटिबंधीय फसल है, कटिबंधीय फसल है, धान जिसको कहते हैं चावल निकलता है चावल, इसके लिए वर्षा जो है ये वार्षिक एनुअली कितना? तो 70 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक तो ये जो इसके लिए टेम्परेचर है 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें होनी चाहिए चावल के लिए। चावल का उत्पादन जो है अगर इसका क्षेत्रफल देखें, क्षेत्रफल, तो लगभग 40% क्षेत्रफल पर भारत के चावल की खेती होती है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर चावल ही उपजाया जाता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बुआई किसकी होती है? तो चावल की होती है, ठीक है। ये तो पॉइंट ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ इसको चावल का कटोरा भी कहा जाता है, राज्य को चावल का कटोरा, ठीक है। और इसके साथ साथ कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा ये भी भारत का चावल का कटोरा कहलाता है, भारत का चावल का कटोरा कहलाता है, कटोरा। सबसे अधिक उत्पादन चावल का, सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। उत्पादन चावल का कौन करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल करता है, ठीक है। अब इसमें से आधे से अधिक उत्पादित चावल 4 ही राज्यों में होता है, और वो राज्य है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या निकल के आया? बी। बी जो है करेक्ट आंसर है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जो है आंध्र प्रदेश। यहां पर सबसे अधिक
चावल जो है ये उपजाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 12 का निकला बी। 12 का करेक्ट आंसर जो है वो निकल के आया बी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? देखिए, मानसून के बारे में जानकारी जो है हमें एक तो जो जेट स्ट्रीम सिद्धांत से प्राप्त होती है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत और एक प्रति विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत जो होता है, पछुआ पवन सिद्धांत, इन दोनों से जानकारी मिलती है। ठीक है, दोनों सिद्धांत का अप्लाई करके हम मॉनसून को समझ सकते हैं। भारत की बात अगर की जाए तो भारत में जेट स्ट्रीम थ्योरी से ही मॉनसून की थोड़ी बहुत जानकारी या जो भी हम एक्सप्लेनेशन है वो कर सकते हैं। ठीक, तो मॉनसून का जो है ग्रीष्मकालीन मॉनसून की बात हो रही है, यानी मई जून वाली, जो जून से शुरू होती है। ठीक है, और ये अक्टूबर तक रहती है। जून से अक्टूबर का इसका बेसिकली होता है टाइम, जो अभी चल रहा है ये अब अंतिम है। ठीक है, लौटता मानसून अब होगा। तो ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये साउथ वेस्ट मानसून होता है। मानसून के नाम में ही हम जोड़ देते हैं साउथ वेस्ट, यानी यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिम से निकलकर ये उत्तर पूर्व की ओर चलता है, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट की ओर चला जाता है। ठीक है, और तब ये पूरे भारत को लगभग कवर कर लेता है। साउथ वेस्ट से चल के नॉर्थ ईस्ट तक ये जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी निकला, ये इसकी दिशा होती है, ये इसकी दिशा होती है। अब इस मॉनसून को हम कई भागों में बांट सकते हैं। मॉनसून को एक को कहते हैं मॉनसून पूर्व वर्षा, मॉनसून पूर्व वर्षा। इस मॉनसून पूर्व वर्षा से लगभग भारत में 10% वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, 10% वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। अब मॉनसून की बात अगर कर लें, जो मुख्य रूप से आता है, तो वो 74% वर्षा हम भारत में प्राप्त करते हैं मॉनसून से। फिर जब मॉनसून लौट रहा होता है, लौटता मॉनसून, जैसे अभी का टाइम है, तो अब ये मॉनसून के लौटने का टाइम हो गया, इससे आपके पास 12 से 13% वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, 12 से 13% वर्षा जो है वो प्राप्त होती है। और ये तो हो गया ग्रीष्मकालीन मॉनसून की बात। और ठंड के मौसम में, ठंड के समय, शरद ऋतु के टाइम पर हमारे पास आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहते हैं। इस पश्चिमी विक्षोभ से 4% के आसपास, 3 से 4% वर्षा भारत प्राप्त करता है। ठीक है, तो 13 का करेक्ट जो हमारे पास आंसर है वो है मॉनसून। दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्वी इसकी हवा होती है। ठीक है, और 1 जून से माना जाता है कि केरल से इसकी शुरुआत होती है। 1 जून से केरल से इसकी शुरुआत होती है। 10 से 15 जून के बीच रखा गया है कि पटना जो है वो पहली वर्षा मॉनसून का प्राप्त करता है। ठीक है, यानी बिहार में 10 से 15 जून के बीच जो है ये बारिश पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो आपके पास एग्जाम में निकल के आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इतनी बात बताई। ठीक है, और जहां तक बात है थ्योरी की, तो इस थ्योरी को अगर मैं बताने लग जाऊं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इतना आसान थ्योरी नहीं होता है मॉनसून वाला, ये बहुत ही टफेस्ट सिद्धांत होता है। क्वेश्चन किसी और प्रकार का अगर कभी हमारे पास आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका थोड़ा और एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ठीक है ना, अभी का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं केवल इसमें इतनी बात जो बता रखा हूं इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलता है ना, वैसे वैसे जो है वो डिस्कशन का भी फॉर्मेट बदलता रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है, कहीं कोई डाउट नहीं है, सिक्किम में है ये। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात अगर करें तो यहाँ पे बोमिडला दर्रा है, दीफू दर्रा है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। लद्दाख की बात अगर की जाए तो लद्दाख में काराकोरम दर्रा है, काराकोरम है। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो पीर पंजाल तथा बनिहाल दर्रा है, बनिहाल। उत्तराखंड में लिपुलेख, माना, नीति, ये सभी दर्रे जो हैं
ये उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश की बात अगर की जाए, हिमाचल प्रदेश, तो यहां पे बारालाचा, रोहतांग, ये सारे दर्रे जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक ना। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, सॉरी सिक्किम में है। नाथुला सिक्किम का दर्रा है। तिब्बत और भारत के बीच ये एक संपर्क मार्ग को विकसित करने का काम करता है। तो 14 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया बी। 14 का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास निकल के आया बी। बी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में एक सीपी कला भी है, सीपी कला, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन सा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। तो जो सरकारी क्षेत्र की कंपनी है उसी के अंडर ये सारे होंगे। जमशेदपुर का टाटा एक प्राइवेट सेक्टर में आता है। टाटा या टिस्को जिसको हम कहते हैं, टिस्को, ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका दूर दूर तक कोई संबंध हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से नहीं होगा। यानी करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आएगा क्या? सी। सी जो है ये करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। जमशेदपुर वाला जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित उद्योग है, जो स्टील कंपनी है स्वर्ण रेखा नदी पर, और 1907 में ही स्थापित की गई थी। 1907 में भारत की प्रथम स्टील ये कंपनी कहलाती है। प्रथम स्टील जो है ये कंपनी आपके पास कहलाती है, ठीक। तो 15 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया सी। करेक्ट आंसर जो है 15 का सी आया। हाँ, टिस्को निकलती है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश का होगा। इसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहां निवास करते हैं, मात्र 17, ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मेघालय का 132 है, ठीक है, मेघालय का जो है वो 132 है। और हिमाचल प्रदेश का 1 2 3 है, 1 2 3 है, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है। सबसे अधिक जन घनत्व वाला जो राज्य है वो आपके पास बिहार है। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो यहां पर ये सब जो डेटा है ये सब 2011 की जनसंख्या का है। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार है, ठीक है, सेंसस। अब कहा जा रहा है कि 2026 में आके फिर सेंसस होगा, तो जब होगा तब उसके नए डेटा आएंगे, तब कुछ और निकलेगा, ठीक। अभी हाल फिलहाल जो है कंडीशन यही है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या रहती है। 1 किलोमीटर के वर्ग में मात्र 17 लोग वहां पर निवास करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर जंगल जो है काफी ज्यादा है और पहाड़ी इलाका ज्यादा है, इसलिए वहां पर जनसंख्या काफी कम होती है। अब आइए, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? Which of the following reaction in an earthen pot keeps water cooled? इसका करेक्ट आंसर होगा वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के कारण से ऐसा होता है। सब्लिमेशन का मतलब यह होता है कि जब कोई पदार्थ सॉलिड हीट करने के बाद सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ठंडा करने के बाद गैस से सॉलिड बन जाए, तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इस व्यवस्था को। इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं? तो कपूर आता है, आयोडीन आता है, बेंजोइक एसिड आता है, बेंजोइक अम्ल, एंथ्रासीन आता है, एंथ्रासीन होता है। ये सभी क्या हैं? तो ये सभी वो पदार्थ हैं जो गर्म करने पर सीधे सॉलिड से गैस बनेंगे, गैस से फिर सॉलिड में आ जाएंगे। ये हो गया वाष्पीकरण की जो बात है। इसमें से मैं एक चीज बता दूं आपको कि जल का वाष्प में
बदलना, ये दो घटनाओं के तहत होता है। एक वाष्पीकरण जिसको इवेपोरेशन कहते हैं या वेपोरेशन लिखा हुआ, वेपोराइजेशन लिखा हुआ है, और दूसरा होता है क्वथन जिसको हम बॉइलिंग कहते हैं। दोनों में पानी वाष्प बनेगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रक्रिया दोनों अलग होती है। क्या क्या होती है? ये द्रव की सतह से शुरू होती है, द्रव की सतह से प्रारंभ होती है। पहला पॉइंट तो ये है, ये द्रव में सभी बिंदुओं से प्रारंभ होती है, सभी बिंदुओं से प्रारंभ होती है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसमें तापमान निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता, किसी भी तापमान पर यह शुरू हो जाएगा। क्या? वाष्पीकरण। यह घटना यानी क्वथन एक निश्चित तापमान पर ही शुरू होती है, निश्चित तापमान पर प्रारंभ होती है, और उस तापमान को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट या किसी भी द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 डिग्री एक निश्चित तापमान हुआ, ठीक है? तीसरी बात यह एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, मतलब एक गिलास पानी को इस विधि से वाष्प के रूप में बदलना हो तो लगभग 2 दिन 4 दिन लग सकते हैं। लेकिन यहां पर जो बॉइलिंग है यह एक फास्ट प्रक्रिया है। वही गिलास का पानी, फास्ट प्रोसेस है, 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा पानी वेपर बना दिया जाएगा बॉइलिंग के सहारे, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि वाष्पीकरण जो है और क्वथन जो है, इन दोनों में अंतर होता है, ठीक? और वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, उसके चारों ओर का तापमान घटता है। इस घटना में चारों ओर का जो तापमान है, वस्तु का चारों ओर का तापमान घटता है, और यही तापमान घटने की वजह से क्या होता है, घटता है, घड़े का पानी जो है ठंडा रहता है, ठीक? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया यहां पर अपनाई जाएगी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में तीनों पॉइंट से आएगा, क्वेश्चन तीनों पॉइंट से आएगा, तीनों को याद रखना है। 17 का करेक्ट आंसर आपके पास भी आया। करेक्ट जो आंसर है 17 का वो आपके पास आया भी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ये कह रहा है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिबल, ठीक है, डीबी से दिखाते हैं इसको, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अश्वशक्ति, शक्ति पावर की इकाई है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ये रिलेशन है। वाट तो ऑलरेडी शक्ति की इकाई होती है, वाट किलो वाट भी होगी, ठीक है, किलो वाट। और सेल्सियस किसका, टेम्परेचर का, गलत लिखा हुआ है, उष्मा की इकाई नहीं होगी, ये टेम्परेचर की इकाई होगी। टेम्परेचर तापमान की इकाई होती है। अगर उष्मा की इकाई की बात की जाए तो वो जूल होगी, जूल, कैलोरी, कैलोरी, ये सब किसकी इकाई होगी, उष्मा की। क्यों? क्योंकि उष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, यानी एनर्जी है। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी जो है हमारे पास सुमेलित नहीं है। सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई नहीं होगी, ये टेम्परेचर की इकाई होगी, ठीक है। और तापमान का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, तापमान के कई यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है, वो केल्विन होता है। क्या होता है, वो केल्विन होता है, ठीक। तो 18 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकला, सी निकला। 18 का करेक्ट आंसर निकला सी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगी, मतलब ये अगर आपके पास पानी है और ये हवा है, तो ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, तो चाल जो है उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और चाल में वृद्धि होने के कारण से जो 90 डिग्री का नॉर्मल है, उस 90 डिग्री के नॉर्मल से वो दूर जाती है। इसका उल्टा कब होगा, जब हवा इधर कर देंगे, पानी इधर कर देंगे, तो ये लाइट की स्पीड घट जाएगी और ये इधर न जाके नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ चली जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। हवा से पानी में अगर प्रकाश जा रही हो तो उसकी चाल जो है वो घट जाएगी,
पहली बात ये, और दूसरी बात प्रकाश अभिलंब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, इधर चली जाएगी। यहां पे जो कंडीशन है वो ये वाला है। करेक्ट आंसर है चाल इसकी बढ़ेगी और अभिलंब से दूर जाएगी। 19 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए हुआ। ठीक है, और ये प्रकाश का जो मुड़ना है किस कारण से होता है? इसी कारण से होता है कि एक से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। प्रकाश की चाल किसी एक माध्यम में निश्चित रहती है, ठीक है, चाल, लेकिन जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बदल जाती है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये अधिकतम है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा प्रकाश की चाल कहीं नहीं होगी। और तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में क्लास डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, चलिए फिर अब अपने टॉपिक पे। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? अमलगम, ठीक है। अमलगम जो होता है ये एक्चुअली में ध्यान रखिएगा कि एक इसमें जो एलिमेंट है वो मरकरी का होना कंपलसरी है। मरकरी जिसको हम पारा भी कहते हैं, Hg, ठीक है, मरकरी का होना कंपलसरी है। मरकरी के साथ किसी और दूसरे X नाम के एलिमेंट को जोड़ना, यही हमारे पास कहलाता है क्या? अमलगम। उसमें एक मरकरी होगी ही होगी, कन्फर्म, इस बात को ध्यान रखना है। मरकरी के साथ आप जिंक को जोड़ लीजिए, मरकरी के साथ कॉपर को जोड़िए, अलग चीज है, लेकिन मरकरी एक कन्फर्म है कि होगा ही, ये आपका अमलगम के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे देखिए, जिंक प्लस कॉपर का एक दिया हुआ एग्जाम्पल, जिंक और कॉपर जो है इससे हमारे पास पीतल बनता है, पीतल, ठीक है। और CuSN कॉपर और टीन जो है SN जिसको कहते हैं टीन, इससे बनता है कांसा, ये भी याद रखना है, कांसा बनता है। अच्छा, एक बात और यहां पे बताते चलूं, यहां जो जिंक, कॉपर और निकेल इसको मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा क्या? जर्मन सिल्वर। नाम सिल्वर है, सिल्वर का 1% इसमें नहीं होता है, ठीक। तो ये तो अमलगम कहलाया हमारा, मरकरी के साथ किसी और को मिलाना। अगर यहां पे एक पॉइंट आ जाए कि रबर जो होती है, रबर ये जो आइसोप्रीन जो है, आइसोप्रीन का ये बहुलक होता है। बहुलक यानी आइसोमर होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा होता है? आइसोप्रीन। किसमें? रबर में। रबर के साथ जब हम सल्फर को मिलाकर गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो हमारे पास जो है सिंथेटिक रबर आता है, जिसका हमारी लाइफ में सभी जगह उपयोग होता है। ये घटना क्या कहलाती है? तो रबर के साथ सल्फर को मिलाना, इस घटना को वल्क्यूनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वल्क्यूनाइजेशन, या इसको वल्कनीकरण के नाम से जानते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट आंसर निकल के क्या आया? सी आया। 20 का करेक्ट जो आंसर है वो निकल के आया सी। सी जो है 20 का करेक्ट आंसर निकल के आया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21। जल के लिए पीएच का मान कितना होगा? पीएच की वैल्यू जो है ये 0 से शुरू होती है, 7 पे और 14 पे जाके खत्म होती है। यहाँ पे 0 से 7 के बीच का अम्ल माना जाता है, अम्लीय नेचर। यहाँ क्षार माना जाता है, बेसिक नेचर, और इसको न्यूट्रल माना जाता है, न्यूट्रल। और पानी का पीएच हम 7 के बराबर ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ लगभग 7। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो पानी पीएच जिसका 7 होगा ये कहलाएगा डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर का जो पानी है वो 7 होगा। डिस्टिल्ड वाटर का एग्जाम्पल क्या होगा? तो रेन वाटर। वर्षा का पानी, उसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। ये रेन वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो है इसमें
विद्युत का कुचालक होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। इसमें कुछ सॉल्ट मिलाएंगे तभी ये पानी जो है विद्युत को अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देती है। ठीक, pH 7। उसके बाद देखिए अगर pH की वैल्यू 6.6 के आसपास है, 6.6 है तो इसको पीने लायक पानी कहते हैं, पीने लायक पानी कहते हैं। ठीक, तो हल्का एसिडिक हो गया। और इसमें H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो है, कार्बोनिक एसिड होता है पानी में जो हम पीते हैं, कार्बोनिक अम्ल होता है। पीने वाला पानी हमारा हल्का एसिडिक होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है और ये 6.6 इसका pH होता है। अगर pH 5.6 से कम हो गया पानी का, कम, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है, वो अम्लीय वर्षा के नाम से जानी जाती है। तो पानी का ये 3 हो गया, 7 भी, 6.6 भी, 5.6। जिसको पीते हैं वो हो गया 6.6। 7 वाला डिस्टिल्ड हो गया, बिल्कुल साफ पानी, इसको पिएंगे नहीं, रेन वाटर इसका एग्जाम्पल हो गया। और 5.6 से कम हुआ तो अम्लीय वर्षा। करेक्ट आंसर 20 उनका निकला, 20 उनका करेक्ट आंसर निकला बी। 20 उनका करेक्ट जो आंसर है वो निकला बी। कीट संवर्धन क्या है? व्हाट इज द इंसेक्ट कल्चर? कीट संवर्धन का मतलब है कीटों की वृद्धि को करने वाला विज्ञान। ठीक है, कीटों की वृद्धि जो करे उस विज्ञान को कीट संवर्धन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कीट संवर्धन। मछली जो होती है इसके लिए पीसी कल्चर का उपयोग होता है। पीसी कल्चर, ये मछली अध्ययन, मछली पालन से संबंधित सारी जानकारी इसमें होती है। जंतु का अध्ययन करने वाला क्या होता है? जूलॉजी। जूलॉजी जो होता है ये बेसिकली क्या, जंतु का अध्ययन करता है। और बॉटनी जो होता है, बॉटनी जो हम पढ़ते हैं ये एक्चुअली में पेड़ पौधों के अध्ययन का विज्ञान है। पेड़ पौधे के अध्ययन का जो विज्ञान है, अध्ययन का विज्ञान, इसको हम बॉटनी के नाम से जानते हैं। कीट संवर्धन यहां पर हो गया एक कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ठीक है, इंसेक्ट कल्चर, दैट इज कॉल्ड कीट संवर्धन। 22 का करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया ए जो है 22 का करेक्ट आंसर है। 23 है आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो जो मॉडर्न आपके पास जेनेटिक साइंस है इनका जनक माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इनको माना जाता है आधुनिक जेनेटिक साइंस का फादर इनको कहा जाता है। और इन्होंने मटर वगैरह के पौधे पर काफी प्रयोग किए और जिसके कारण से इनको सफलता मिली। ह्यूगो डी ब्रीज है, इन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी दी। अचानक जो परिवर्तन होता है मनुष्यों में, म्यूटेशन थ्योरी इन्हीं की दी हुई है। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, उत्पत्ति का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत दिया इन्होंने। विकासवाद का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उस पुस्तक को हम ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के नाम से जानते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस इनकी एक फेमस पुस्तक है, इनकी चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, तो यहां पर 23 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकल के आया? ए जो है 23 का हमारे पास करेक्ट आंसर है। 24 की जहां तक बात है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन जो है काफी ये सोच समझ कर लाया गया है कि व्हेन डज द हार्ट ऑफ अ ह्यूमन एम्ब्रॉय स्टार्ट पल्सिंग? तो जब ह्यूमन एम्ब्रॉय यानी एक छोटे बच्चे की बात हो रही है कि जब उसका शरीर विकास कर रहा होता है तो उस टाइम पर उसका हृदय धड़कता कब है? तो करेक्ट आंसर इसका होता है कि इन द 4th वीक ऑफ इट्स एडिशन, यानी अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह, चौथे सप्ताह से ही दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और फिर तब से वो धड़कता ही रहता है और फिर जो है 9 महीने के पश्चात जो है कंप्लीट जो है वो बच्चे का जन्म होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, अपने चतुर्थ सप्ताह में, चौथे सप्ताह में ये घटना आपके पास होती है। ठीक है, 4th वीक होगा इसमें। करेक्ट आंसर सी। 24 का करेक्ट जो आंसर है आपके पास क्या आया? सी आया। सी जो है करेक्ट आंसर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए एक पाठ्यक्रम को लॉन्च किया है जिसका नाम है आधारशिला। जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की देखभाल के साथ जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, इन दोनों को इंटीग्रेट करके बच्चों को सही तरीके से पहुंच पाए, इसके लिए आधारशिला जो है कार्यक्रम को रखा गया है। और ये आधारशिला कार्यक्रम किसके अंतर्गत है? क्वेश्चन ये भी पूछेगा। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है,
केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के तहत कौन सा प्रोग्राम? तो आधारशिला। आधारशिला प्रोग्राम का संबंध किस मंत्रालय से? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है। ठीक है, ये सब। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो करेक्ट आंसर है अवंतिका बंदनपु को। अवंतिका बंदनपु को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। ठीक है, साउथ पर्सन ऑफ द ईयर। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, इसमें रसिया को फर्स्ट स्थान दिया गया है। रसिया को फर्स्ट स्थान मिला है, भारत का स्थान इसमें 10वां है, चाइना तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो 35 का करेक्ट आंसर क्या निकला? ए निकला। ए जो है 35 का करेक्ट आंसर है। साइबर क्राइम इंडेक्स में हम कितने नंबर पे हैं? हम जो है 10वें नंबर पे हैं, 10वें नंबर पे हैं। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिल्किस मीर है। याद रखिएगा कि पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर है। बिल्किस मीर। 36 का करेक्ट जो आंसर है वो हमारे पास आया ए। 36 का करेक्ट आंसर आया ए। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की? संपूर्णता अभियान एक्चुअली में नीति आयोग का अभियान है। करेक्ट आंसर सी है। इसमें क्या कहा गया है कि जो आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कई सारे जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया था केंद्र सरकार ने, जो बिल्कुल पहले पिछड़े थे। उन आकांक्षी जिलों के 6 इंडिकेटर्स मतलब स्वास्थ्य में क्या, शिक्षा में क्या, साफ सफाई में क्या, इन इंडिकेटर्स को बिल्कुल इंटीग्रेट करके, है ना, और तब इसके बारे में फिर एक नई सोच को विकसित करना, यही संपूर्णता का उद्देश्य है। ठीक है, और ये जो है जुलाई से लेके 30 सितंबर जो है इस महीने के अंत तक ये चलाया जाएगा, और उसके बाद नीति आयोग की फिर इस पर रिपोर्ट आएगी। तो करेक्ट आंसर संपूर्णता जो है ये नीति आयोग का दिया हुआ है। नीति आयोग के अंतर्गत ये व्यवस्था लाई गई है। 37 का करेक्ट आंसर सी हुआ। 38 है कि मॉडल कौशल ऋण योजना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? कौशल ऋण योजना को कौशल विकास उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौशल विकास उद्यमिता मंत्री, कौशल विकास उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा इसको क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया। 38 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी। 38 का करेक्ट आंसर हुआ सी। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाल्म ड'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह है मेरिल स्ट्रीप। मेरिल स्ट्रीप को कांस फिल्म फेस्टिवल है, ये लाइन याद रखना है, उसमें ऑस्कर फॉस्कर नहीं जोड़ लेना है। कांस फिल्म फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर मेरिल स्ट्रीप को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 39 है। एक समय ये काफी पीछे था, आज भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी इसमें हो गई है, और यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में वो 39वें नंबर पर है। 40 का करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास है 39। 39 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 39 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। समृद्धि की सीमा का मतलब है, समृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, बात को समझ लेना है। ग्रोथ, इसका एक लिमिट है, ये कहता है क्लब ऑफ रोम। क्यों? क्योंकि ग्रोथ किसके आधार पे होता है? तो प्राकृतिक संसाधन की कीमत पर होता है। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने हमें पृथ्वी पर दिए हैं, ठीक है, और इसका अगर हम अत्यधिक दोहन करते चलेंगे, कोई सीमा नहीं रखेंगे इसके उपयोग की, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा नेचुरल रिसोर्स खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, पृथ्वी रहने लायक नहीं बच पाएगी। तो ग्रोथ की एक सीमा होनी चाहिए और उसी के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करना चाहिए। यह सिद्धांत एक्चुअली में क्लब ऑफ रोम के द्वारा दिया गया था। क्लब ऑफ रोम, ठीक है। तो समृद्धि की सीमा का सिद्धांत क्लब ऑफ रोम का है, जिसमें प्राकृतिक संसाधन का उचित व नियंत्रित उपयोग करना शामिल है। नियंत्रित उपयोग करना शामिल है, एक लिमिट में रह के, अनलिमिटेड नहीं, ठीक है। तो 48 का करेक्ट आंसर यहां पर आया ए। 48 का करेक्ट आंसर ए। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित वजह से है। जलवायु परिवर्तन के कई कारक हैं।
ग्रीन हाउस गैस एक कारण है जिसके कारण से तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है और वो जलवायु परिवर्तन का कारण है। तापमान का बढ़ना, किसका तापमान, तो पृथ्वी का, और ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन का। ओजोन परत का अवक्षय ये भी उसी से संबंधित होगा। ओजोन परत के अवक्षय के लिए जो गैस जिम्मेदार होती है वो CFC होती है मुख्य रूप से, और NO2 होती है, ठीक है। और CFC में भी O3 के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, क्लोरीन। क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन ओजोन को तोड़ने का काम करता है। तो ओजोन परत का अवक्षय भी जलवायु परिवर्तन का कारण है। अधिकांश मात्रा में जो प्रदूषण हो रहा है वो भी इसका कारण है। कहने का मतलब सारे ऑप्शन सही, तो एक से अधिक इसका आंसर हम लगा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, के कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, वर्षा की अनियमितता हो रही है। अनियमितता, समय पर बारिश नहीं होना, अचानक बारिश बहुत अधिक हो जाना, ग्लेशियर के आकार का घटना, ये भी जलवायु परिवर्तन का नतीजा है, का घटना। तीसरी बात, ये विभिन्न प्रकार की जो बीमारी नई नई आ रही है वो जलवायु परिवर्तन के कारण से है, क्योंकि अनेक प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। इस सारी कहानी जो है ये जलवायु परिवर्तन के कारण से है। समुद्र के स्तर का बढ़ना, ये क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण से है। समुद्र के स्तर में वृद्धि सब जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है, ठीक। करेक्ट आंसर 49 का क्या आ गया, डी। 49 का करेक्ट आंसर आया डी। और आइए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सबसे अधिक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कौन है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। यहां मैं एक चीज आपको छोटा सा बताते चलता हूं कि भारत में जो वन नीति थी, वन नीति ये सबसे पहले 1894 में आई थी, अंग्रेज के टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। भारत की आजादी के बाद 1952 में पहली वन नीति आई, ठीक है, इसको फर्स्ट हम मान के चलेंगे। भारत में वन नीति 1952 में। उसके बाद क्या हुआ कि 1988 में इस वन नीति में संशोधन हुआ, और संशोधन के तहत कई सारे मुद्दे रखे गए। इसमें एक ये भी था कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 33% वन होना आवश्यक है। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जो है इसको मान्यता दी कि पूरी दुनिया के क्षेत्र का 33% होना आवश्यक होगा। क्या, जंगल पूरे। और वर्तमान में अगर देखें तो कुल मिला के भारत में लगभग 24% जो है ये जंगल पाए जाते हैं प्लांटेशन के साथ, ठीक है, ये स्थिति है। तो भी हम बहुत कम है इसके मामले में, अगर देखा जाए तो बहुत कम है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो संस्था देहरादून में इसका मुख्यालय है, देहरादून में ये क्या करती है, प्रत्येक 2 वर्ष पर जनगणना करती है, जंगल का आकलन करती है और फिर हमें ये बताती है कि भारत के कितने क्षेत्रफल पर वन है, कहां कहां क्या विकास हुआ, कहां कमी हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहां पर इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि 1988 के संशोधन जो हुआ भारत की वन नीति में, जो 52 में आया था 52 में, उसके तहत कुल क्षेत्रफल का 33% जंगल होना क्या है, कंपलसरी है। 33% होना चाहिए, ठीक है। अभी लगभग 24, बिल्कुल। तो आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम मिलते हैं तो फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आज की कुछ प्रॉब्लम टेक्निकली हो गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगले दिन से हो नहीं है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, इसको देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।